नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर, आश्चर्य, चमत्कार और साहस की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक काशी वैद्य की कहानी। काशी नामक एक व्यक्ति जो वैद्य है, क्या है उसकी कहानी। बहुत ही शानदार चमत्कारिक कहानी है, पूरा सुनिएगा। मेरे घर के सामने से काशी वैद्य रोज एक छोटा बैग लेकर जाने कहाँ जाते हैं। कुछ पूछते ही वे कहते हैं, जरा सनकपुर में रोगी देखने जा रहा हूँ भैया। एक दिन बोले, रोगी देखने नौहाटी जा रहा हूँ, वहाँ से श्याम नगर जाऊँगा, वहाँ भी आपके मरीज हैं। सभी जगह हैं। कलकत्ता में हर माह 2 बार जाना पड़ता है। मुझे हंसी आ गई। काशी वैद्य साल भर पहले पूर्वी पाकिस्तान से आकर हमारे गांव में रहने लगे हैं। वे जंगल में एक 2 कमरों के कच्चे घर में रहते हैं, जो आम के पेड़ की डाल पत्तियों से ढका हुआ है। वहां दिन में सूरज की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर पाती। मैंने काशी वैद्य की पत्नी को फटी साड़ी पहने धान उबालते देखा है। अगर इतनी ही आमदनी है तब ऐसी हालत क्यों है। आषाढ़ माह में एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। लगा अब किसी भी क्षण बरसात होगी। मैंने देखा काशी वैद्य मेरे घर के सामने से हाथ में बैग लेकर तेजी से चले जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज लगाई, अजी वैद्य जी, ओ वैद्य जी, जरा सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? बरसात होने वाली है। काशी वैद्य वापस लौटकर मेरे चंडी मंडप में आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, इस गाड़ी से राना घाट जाना था, वहां मुझे एक मरीज को देखना है। कैसा मरीज? एक मद्रासी है, उसका पैर फूल कर ढोल हो गया है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। 3 बार एक्सरे करवा चुका है। मैंने कह दिया, ये सब एक्सरे वैक्सरे मेरे लिए बेकार हैं, मेरी नज़र ही एक्सरे है। मुझे हंसी आ गई। अगर इतने काबिल हैं तब उन्हें जंगल में एक कच्चे घर में क्यों रहना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने से ही लोग क्या किसी को बड़ा वैद्य समझ लेते हैं। थोड़ी चाय पीजिए दादा। तो पिलाओ भाई, पानी बरसने ही वाला है, थोड़ा इंतज़ार करके ही चला जाऊंगा। आपका काम तो लगता है दूर दूर तक फैल गया है। वह तो हमेशा से ही ऐसा है। मेरी वैद्य की तंत्र संबंधी है, जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता, उसे मैं कर सकता हूँ। वाकई, इसलिए तो मेरी पूछ है। सिर्फ झाड़ फूंक, बस सिर्फ झाड़ फूंक करके आप मरीज को ठीक कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होता कितने बड़े बड़े लोग झाड़ फूंक से ठीक कर चुका हूं। बहुत खूब। तुम सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हो, मुझे पता है। तुम्हें सारी चीजें अविश्वसनीय लगती है। भूत के बारे में पता है। अब झाड़ फूंक से बात भूत प्रेत पर आ गई। लगता है काशीनाथ वैद्य को काफी कुछ मालूम है। मैंने कहा, अगर कहूं नहीं जानता। ऐसा तो कहोगे ही। अंग्रेजी पढ़कर तुम लोगों का यह लोक तो बर्बाद हुआ ही, परलोक भी हुआ। बुरा मत मानना भैया, जो ठीक है वही कह रहा हूं। चाय आ गई है, ठीक है। तब एक कहानी सुनो। मेरी अपनी आंखों देखी कहानी है। इस बीच काफी तेज बारिश आ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। काशीनाथ वैद्य ने
अपनी कहानी शुरू की। काशीनाथ वैद्य तांत्रिक पद्धति से चिकित्सा करते हैं, इसलिए काफ़ी दूर दूर से लोग उन्हें बुलाने आते हैं। आज से 10 साल पहले हरिहरपुर के जमींदार शिवचंद्र मुखर्जी के यहाँ से उनके लड़के के इलाज के लिए काशीनाथ को बुलाया गया था। मैंने पूछा, वहाँ पर पहले भी गए थे? नहीं, उनका नाम सुना था खूब। हमारे उधर हरिहरपुर के जमींदार का काफ़ी नाम है। जब आप वहाँ गए थे तब वक्त क्या था? शाम ढलने से कुछ पहले। इसके बाद का किस्सा सुनो। काशीनाथ उनका मकान देखकर चकित हो गए। शिवचंद्र मुखर्जी उस जमाने के नामी जमींदार थे। काफ़ी बड़ी डोडी थी, बहुत बड़ी हवेली थी। डोडी के पास बैठक घर था, उसकी बगल में एक बरामदा, उधर पूजा दालान, बाहर रास मंच, होली मंच। मगर ये सभी लगभग टूट चुके थे। ये सब पुराने जमाने की समृद्धि की सिर्फ घोषणा कर रहे थे। घर की दीवारों पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ निकल आए थे। मंदिर के शिखर की दरार में जंगली शालिक पक्षी का गड्ढा और गिलहरी का बसेरा था। सामने विशाल आधा पानी से भरा सरोवर सिंवार से ढका हुआ था। शाम ढलने से कुछ पहले पहुंचने के बाद उसने विशाल पुराने भग्न महल को देखकर काशीनाथ के मन में जाने कैसा एक अपूर्व भाव जागृत हुआ। मैंने पूछा, कैसा भाव? उनके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। वह डर का भाव भी नहीं था, आनंद भी नहीं था। बस मुझे ये एहसास हुआ कि ये बेहद अमंगलकारी स्थान है। मेरे लिए यहाँ न रुकना ही ठीक है। हो सकता है तुम्हें ये बात महसूस न होती हो, मगर मुझे महसूस होती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। और भी कहीं ऐसा हुआ था, और भी एक दो जगहों में ऐसा महसूस हुआ था, मगर ये बातें इस वक्त रहने ही दी जाएं। इसके बाद जो कहता हूँ उसे ज़रा सुनो। इसके बाद काशी वैद्य ने वहाँ मरीज की जांच की। 10 साल के एक लड़के को टाइफाइड बुखार था। बड़ी खराब हालत थी। काशी वैद्य ने वहाँ तांत्रिक प्रणाली से झाड़ फूंक करके जड़ी बूटी की दवा पीस कर खिलाई। मरीज की हालत कुछ बेहतर नजर आने लगी। काफ़ी रात को खाने पीने के बाद काशी वैद्य ने डोडी की बगल के बैठक घर में आकर देखा कि वहाँ उनके लिए बिस्तर बिछा हुआ था। उनके सोने का इंतज़ाम बहुत बढ़िया था। महंगी जालीदार मसहरी टंगी थी। कांसे के गिलास में पीने का पानी ढककर रखा हुआ था। पन डब्बे में पान था। सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित था। मैंने कहा, पैसे वालों के घर का इंतजाम। कुछ भी हो, खानदानी लोग थे ना। हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, पुराने तौर तरीके तो खून में ही थे। इसके बाद क्या हुआ? काशी वैद्य की आंखें अभी पूरी तौर से लगी नहीं थी। उन्होंने देखा कि घूंघट वाली कोई औरत सूने मैदान से बड़ी तेजी से आकर डोडी से होकर जमींदार के महल में घुस रही थी। काशी वैद्य बेहद आश्चर्यचकित हो गए। इतनी रात गए बाहर सूने मैदान से आकर घर के अंदर कौन जा रही थी? उसकी जितनी झलक मिल पाई उससे वह किसी भद्र घर की सुंदर बहू ही लगी। खैर, वे वहाँ दवा देने आए थे। बाकी चीज़ों को जानने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? वह जो ठीक समझे करे। मैंने पूछा, उस वक्त रात कितनी हुई थी? रात के 1-2 बजे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वह औरत
जिधर से आई थी उधर कोई बस्ती नहीं थी। नहीं भाई, काफी दूर तक खाली मैदान पड़ा था। उसके पास कोदाले नदी थी। कोदाले में गर्मियों में पानी नहीं रहता, उसे पैदल पार किया जा सकता था। उसकी दूसरी तरफ बलरामपुर गांव था। आपको कैसे पता चला कि वह भद्र महिला उसी घर की औरत थी? उसके हाथ पैर के जो हिस्से दिख रहे थे वे एकदम गोरे चिट्ठे थे। हल्की चांदनी थी। घूंघट में होने के बावजूद मुझे उसका चेहरा देखने में दिक्कत नहीं हुई। उसके घर में घुसते वक्त क्या वहां कोई और आदमी था? नहीं, उसने आपको देखा था। वह किसी की ओर भी देखे बिना तेजी से घर के अंदर चली गई। काशी वैद्य 7-5 में नहीं रहते। वे भले आदमी हैं। वे गिलास से थोड़ा पानी पीकर मसहरी लगाकर सो गए, लेकिन तरह तरह की चिंताओं से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। लोग अपने घर में चिकित्सक को सोने के लिए नहीं बुलाते। काशी वैद्य अनुभवी आदमी थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। ऐसी हालत में भला उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? मिनट भर बाद काशी ने अचानक देखा वह औरत उनकी बगल वाली डोडी से फिर बाहर निकल गई। चांदनी में उसकी सफ़ेद साड़ी दूर से नजर आ रही थी। मैंने कहा, वह अकेली ही सुनसान मैदान की ओर चली गई? बिल्कुल अकेली, और उतनी रात को। आपने क्या सोचा? मैं क्या सोचूंगा भाई, मैं तो चकित था कि इतनी रात को एक सुंदर महिला किस तरह अकेली उस बियावान मैदान की ओर चली गई, ये मेरी कल्पना से परे था। काशी वैद्य यही सब 7-5 सोच रहे थे कि ऐसे समय पर घर के अंदर से एक व्यक्ति ने भागते हुए आकर उनसे कहा, जल्दी कीजिए वैद्य जी, मरीज की हालत बिगड़ गई है। काशी ने आकर देखा मरीज की हालत वाकई खराब थी, लेकिन हालत अचानक इस तरह बिगड़ने का कोई कारण तो नहीं था। खैर, उस वक्त जो संभव था किया गया। काफ़ी देर तक उपचार करने के बाद मरीज को थोड़ा आराम हुआ। इसके बाद वे लौटकर बैठक खाने में सो गए। दूसरे दिन से मरीज की हालत लगातार सुधरने लगी। जमींदार बाबू भी बहुत खुश थे। पहले दिन तो वे बेहद निराश नजर आ रहे थे। उन्होंने दोपहर को वैद्य के साथ बैठकर थोड़ी देर शतरंज भी खेली। उन्होंने वैद्य को एक दिन अपने बड़े सरोवर में मछली पकड़ने की दावत भी दी। दोपहर में खाने का इंतज़ाम भी बढ़िया था। दही, मछली की मुंडी, दूध, संदेश वगैरह। काशी वैद्य बहुत खुश हुए। जमींदार बाबू भी खुश थे। उसी रात को एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी। ऐसी स्थिति की काशी वैद्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मरीज की हालत बेहतर होने के कारण उस दिन उन्हें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। जल्दी खा पी कर वे बिस्तर पर लेट गए, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। जाने कहाँ की घड़ी से 1 बजने का घंटा सुनाई पड़ा। ठीक उस वक्त काशी वैद्य ने देखा घूंघट वाली वह औरत डोडी से घुसकर भीतर की ओर जा रही थी। उस औरत के साहस को देखकर काशी वैद्य चकित थे। इतनी रात को इस निर्जन मैदान से आते हुए उसे जरा भी डर नहीं लगता था। ये कोई 15 या 20 मिनट बीते होंगे। इसके बाद काशी वैद्य को आश्चर्य स्तंभित करके वह औरत उनके कमरे में आ गई। मैंने पूछा, आपके कमरे में? हाँ, एकदम मेरे सामने। कमरे में रोशनी थी। हवेली में मरीज होने के कारण मेरे कमरे में सारी रात एक लालटेन जलती रहती थी। कमरे में आने के बाद उस औरत ने अपना घूंघट उठाकर वैद्य की ओर देखा। वह औरत बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा देखकर किसी के भी मन में सम्मान की भावना जाग सकती थी। वह
काशी वैद्य से बोली, तुम यहाँ पर मत रहो, यहाँ से चले जाओ। विस्मित और स्तंभित काशी वैद्य ने उस औरत से पूछा, आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, तुम यहाँ से जाओगे कि नहीं? माँ, मैं चिकित्सक हूँ, मरीज देखने आया हूँ, अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। तुम इस मरीज को बचा नहीं पाओगे, तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। आपको कैसे पता कि मरीज ठीक नहीं होगा? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत तकलीफ़ दे रही है, उसकी तकलीफ़ मुझसे सही नहीं जाती, मैं उसे लेने आई हूँ, उसे लेकर ही जाऊँगी, तुम उसे किसी तरह नहीं बचा सकते। काशीनाथ वैद्य तब तक पूरी तौर से मामले को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने बड़े संकोच से पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मेरे मर जाने के बाद आज से 4 साल पहले उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी वही सोच उसे बहुत सता रही है, मैं वहाँ चैन से रह नहीं पाती। मेरा बेटा मन ही मन रोता रहता है, उसके रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं हर हाल में उसे यहाँ से ले जाऊंगी। तुम नाहक क्यों बदनाम होंगे? चुपचाप अपने घर वापस लौट जाओ। काशीनाथ का सारा शरीर जैसे बर्फ हो गया। उनके सामने क्या घट रहा था, जैसे उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। फिर भी वे हाथ जोड़कर बोले, माँ, एक निवेदन है, मैं जमींदार बाबू आपके पति से सब कुछ बात करूँगा। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बेटे को आप ले जाएंगी तो उनकी क्या हालत होगी, इसे भी आप जरा सोच कर देखिए। उस औरत ने कहा, उनको दूसरी पत्नी से औलाद मिल जाएगी, वे उन्हें लेकर व्यस्त हो जाएंगे। ऐसी बात मत कहिए माँ, आप उनके बारे में नहीं सोचिएगा तो आखिर कौन सोचेगा? आप सारी बातों पर गौर कीजिए, उनकी बातें आपको ही सोचनी होगी। मैं आज ही उन्हें स्पष्ट कर दूंगा। अगर वे अपनी दूसरी पत्नी को अपने बेटे पर अत्याचार करने से रोक दें तो आप मुझे वचन दीजिए, बच्चे को आप अपने साथ नहीं ले जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा भी। ठीक है, यही करो। वह कहने के बाद वह अदृश्य हो गई। कमरे से बाहर निकलकर ड्योढ़ी से बाहर आकर उस सुनसान मैदान की ओर वह चली गई, जहाँ रात के सन्नाटे में चांदनी के कुहासे में वह धीरे धीरे विलीन हो गई। मैंने पूछा, क्या वाकई ऐसा घटा था? हाँ भाई। अच्छा, उस औरत का कोई अंग अस्पष्ट नहीं था? वह बिल्कुल इंसानों जैसी थी, कहीं कोई अस्वाभाविकता नहीं थी। उससे बातें करते हुए मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मुझे यही महसूस हुआ था कि मैं एक भले घर की औरत से बात कर रहा हूँ। उसके ओझल होने के थोड़ी देर बाद ही भीतर से काशी वैद्य को बुलावा आ गया। मरीज की हालत बहुत खराब थी, जबकि सारे दिन वह बिल्कुल ठीक था। उस वक्त उसकी दवा दारू करके भोर के वक्त काशी वैद्य ने जमींदार बाबू से कहा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रा बाहर चलिए। मैंने पूछा, बाहर आकर क्या आपने उन्हें सारी बातें बता दी? हाँ, सब कुछ। मैंने कहा, इस वक्त आप जहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर कुछ देर पहले आपकी पहली पत्नी भी आकर खड़ी थी। उन्होंने यकीन कर लिया। वे रोने लगे, बोले, मैं जानता हूँ, मेरी बीमारी में एक दिन मुझे सिरहाने खड़े हुए देखा था। इसके बाद का इतिहास बहुत संक्षिप्त है। जमींदार ने कहा, मुझे पता है उसकी सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, मगर इतना बुरा व्यवहार करती हैं ये मैं नहीं जानता था। मैं वादा करता हूँ, मेरे बेटे के ठीक होते ही मैं उसे उसके मामा के यहाँ
रखकर उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। इस नरक में उसे अब नहीं रखूंगा। अपनी इस पत्नी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आप उन्हें ये सब बता दीजिएगा। देखिए, अब सुबह होने वाली है। उनका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 11 दिन के बाद काशी वैद्य ने अपने रोगी को हल्का भोजन करने की अनुमति दी। मैंने पूछा, उसकी मां से फिर भेंट हुई कि नहीं? वह दोबारा आपके पास आई थी या नहीं? काशी वैद्य का जवाब था, नहीं, फिर वह कभी नहीं मिली। ये थी काशी वैद्य की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।